दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। देश में 1.5 से 2 माह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने चेताया। जी आपको बता दें कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों ने एक बार फिर बचाव के नियमों को ठीक से पालन करना बंद कर दिया है। भीड़ भी एकत्रित होने लगी है, इसलिए तीसरी लहर जरूर आएगी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि यदि यही स्थिति रही तो 1.5 से 2 माह 6 से 8 सप्ताह में तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि अनलॉक शुरू होने के बाद लोगों में कोरोना से बचाव के अनुकूल व्यवहार में कमी देखी जा रही है। ऐसा लगता है कि लोगों ने पहली व दूसरी लहर से कोई सबक नहीं लिया। एक बार फिर पहले की तरह लोगों की भीड़ होने लगी है, इसलिए तीसरी लहर आना स्वाभाविक है। सामान्य तौर पर नई लहर 3 माह के अंतराल पर आती है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि लोग बचाव के नियमों का कितना पालन करते हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। मामले बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तीसरी लहर 3 माह के अंतराल से थोड़ा पहले आ सकती है। हरियाणा में 12 लाख श्रमिक परिवारों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए और दुकानदारों को भी मिलेगी इतनी ही रकम। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को 1113 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिकों के प्रत्येक परिवार को एक मुश्त 5-5 हजार रुपए मिलेंगे और इस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इनका पंजीकरण शुरू हो गया है और वही छोटे दुकानदारों को भी 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इनके लिए 150 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा आशा वर्कर्स, NHM के परिवारों को भी 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ये लिया है कि प्रदेश में 30 सितंबर तक ई ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले पहले 600 किसानों को 25% छूट मिलेगी और यदि संख्या 600 से अधिक होती है तो ड्रॉ से निर्णय होगा। ये घोषणाएं गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर की है। बिजली उपभोक्ताओं का भी 3 माह का सरचार्ज माफ किया गया है। अप्रैल से जून तक का संपत्ति कर माफ किया गया है। बड़े शहरों में चौथे तल के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और दूसरी अगली खबर बता दें कि पूरे चंद्रमा पर चीन की नजर, भारत के करीबी दोस्त से मिलाया हाथ, जल्द वहां बनाएगा प्रयोगशाला। जी हां आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों से कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में भी साफ देखने को मिल रहा है। हाल ही में रूस ने कहा था कि वो 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से हट जाएगा। इसके साथ ही उसने 2030 तक ऑर्बिट में फ्लोटिंग प्रयोगशाला लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने भी पूरे चंद्रमा पर नजर गड़ाए हुए है, जिस वजह से उसने भारत के करीबी दोस्त रूस के साथ हाथ मिला लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन ने चंद्रमा मिशन के लिए हाथ मिलाया है, जिसके तहत वो एक ज्वाइंट इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS बनाएंगे। ये एक तरह की प्रयोगशाला होगी जो चंद्रमा पर काम करेगी। दोनों देश अब चंद्रमा की सतह पर दीर्घकालिक, स्वायत्त और व्यापक वैज्ञानिक प्रयोग आधार के लिए अन्य सहयोगी देशों की तलाश कर रहे हैं। इससे जुड़े एक समझौते पर मार्च में दोनों देशों ने हस्ताक्षर भी किया था, जिसमें चंद्रमा और उसकी कक्षा दोनों में रिसर्च सेंटर का निर्माण शामिल है।
कुपोषित बच्चों के लिए योगी सरकार का पोषण अभियान 1 जुलाई से होगा शुरू। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में 1 से 5 साल के तीव्र अति कुपोषित सैम और मध्यम अति कुपोषित मैम बच्चों की पहचान के साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है। इसके लिए ICDS निदेशालय ने 3 महीने तक एक विशेष अभियान चलाने का खाका तैयार किया है। 1 जुलाई से शुरू होने वाला यह अभियान 31 सितंबर को समाप्त होगा। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम के नाम चलाए जाने वाले इस अभियान में चिन्हित सैम व मैम बच्चों के साथ ही उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान को संचालन 3 थीम पर किया जाएगा। निदेशक ICDS डॉक्टर सारिका मोहन ने बताया कि 3 महीने के इस विशेष अभियान के शुभारंभ करने से पहले ऐसे बच्चों की पहचान के लिए 1 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों का बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है। इसमें उनका वजन कराया जा रहा है, जिसके आधार उनको सैम व मैम बच्चों के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। वह इसी प्रारूप पर चिन्हित बच्चों का विवरण दर्ज कर निदेशालय को उपलब्ध कराएंगी। इस काम को पूरा करने के लिए 24 जून अंतिम तिथि रखी गई है। इस आधार पर ही परियोजनावार रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और वहीं संसदीय कमेटी की फेसबुक को 2 टूक, कहा वर्चुअली नहीं फिजिकली होना होगा पेश। जी हां, आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय स्थायी कमेटी ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के वर्चुअल मीटिंग की आग्रह को ठुकरा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए फेसबुक की नीतियों की जांच करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वहीं फेसबुक के जवाब के बाद संसदीय कमेटी ने भी अब सख्त रुख अपनाया है। कमेटी के सभी सदस्यों को स्पष्ट करते हुए बताया कि कोई भी बैठक ऑनलाइन यानी वर्चुअली नहीं की जा सकती है। फेसबुक के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक थरूर ने अब इस पर जोर दिया है। संसदीय नियम ऑनलाइन बैठकों पर रोक लगाते हैं। अलावा थरूर ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें टीकाकरण की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कहा कि समिति उन अधिकारियों का वैक्सीनेशन करवाएगी और आने के लिए उचित मोहलत भी देगी। थरूर ने फेसबुक के उन अधिकारियों की भी लिस्ट मांगी है जिन्हें कंपनी समिति के सामने भेजना चाहती है। पैनल ने पूछा कि फेसबुक ने नए IT नियमों के अनुसार भारत में पूर्णकालिक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की है। और दोस्तों, यूपी में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त पदों को भरा जाएगा। CM योगी की मंजूरी के बाद कार्यक्रम होगा जारी। जी हां, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। करीब 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद शासन ने कार्यक्रम जारी किया है। NIC की ओर से ये चयन और जिला आवंटन की सूची 26 जून को जारी की जाएगी। 28 से 29 जून तक जिलों में काउंसलिंग और दस्तावेजों की जांच होगी। 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। बता दें कि भर्ती में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया था। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार, बढ़ाया महंगाई भत्ता। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अकुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह निर्णय 1 अप्रैल से लागू होगा और इसके दायरे में सभी कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह ऐलान किया और कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुए इन श्रमिकों के लिए सरकार का यह फैसला बड़ी राहत का काम करेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए संशोधित मासिक वेतन 15,492 से बढ़ाकर 15,908 कर दिया गया है।
और दोस्तों एक खबर बता देगी, तगड़ा ऑफर, अगर आपने लगवाई है कोरोना वैक्सीन तो मिलेगा 50% डिस्काउंट। जी हां, बात करें कोरोना महामारी को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में कई बार लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, जिससे नौकरी से लेकर बिजनेस पर काफी नेगेटिव असर पड़ा है। हालांकि सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी चला रखा है, जिससे जल्द से जल्द लोगों को टीकाकरण हो जाए। वहीं जनता से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो इससे घबराए नहीं और आगे आकर वैक्सीन की डोज लें, जिससे कोरोना की इस जंग को हम जीत सके। और इस बीच अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वैक्सीन लगाने वाले के लिए अनूठी स्कीम निकाली गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के साइबर सिटी मॉल में रेस्टोरेंट पब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले को 50% की छूट और पहली डोज लेने वाले को 25% की छूट दी जा रही है। पब और बार के डायरेक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि हमारा ये स्पेशल ऑफर न सिर्फ बिजनेस को पूरा करेगा बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इस ऑफर के तहत मॉल के बाहर बड़े-बड़े 50% डिस्काउंट के बैनर लगाए गए हैं, जिससे लोग इसे देखकर आए और ऑफर का फायदा उठाए। और दोस्तों अगली खबर बता दें जो कि पश्चिम बंगाल से है कि धरने पर बैठे बीजेपी के 300 कार्यकर्ता टीएमसी में हुए शामिल, गंगा जल से उनका किया गया शुद्धिकरण। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति एकदम पलट गई है। जहां चुनावों से पहले टीएमसी से बीजेपी जाने वालों की लाइन लगी थी, अब इसके उलट बीजेपी से टीएमसी में आने के लिए भगदड़ मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बंगाल के बीरभूम जिले के साथ 300 भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार को टीएमसी में वापस लौटे हैं। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद टीएमसी में कई बड़े नाम शामिल होने की लाइन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीरमुख में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के सामने कम से कम 300 भाजपा समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग थी कि उन्हें टीएमसी में वापस लिया जाए। आखिरकार उनके ऊपर गंगा जल छिड़ककर उन्हें वापस बुलाया गया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि गंगा जल छिड़कने के पीछे वजह उनके दूषित हो चुके दिमाग को साफ करना था। प्रदर्शनकारी अशोक मंडल ने बताया कि हम टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। बीजेपी ज्वाइन करके हमने अपने गांवों में विकास कार्य रोक दिए थे। बीजेपी की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। हम अपनी मर्जी से वापस आना चाहते हैं। हम वापस लिए जाने तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और ये 3 घंटे तक 11 बजे तक चला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने शुरू की 660 नई ट्रेनें, जाने अपने जोन की लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रेलवे ने रेलगाड़ियों की संख्या में इजाफा करना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने देश भर में कोविड-19 मामलों की घटती संख्या के बीच प्रवासी मजदूरों को यात्रा करने और वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने में मदद करने के लिए विभिन्न जोन में 660 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। सुधरते हालात के कारण उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं। घरों को लौटे मजदूर और कामगार फिर से वापस आने शुरू हो गए हैं। इससे यात्री ट्रेनों की मांग बढ़ी है, जिसको देखते हुए रेलवे ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने एक बयान में कहा है कि महामारी से पहले हर दिन औसतन लगभग 1768 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। अभी शुक्रवार तक प्रतिदिन 983 ट्रेनें परिचालन हो रही हैं, जो कि प्री कोविड स्तर का लगभग 56% है। मांग और व्यवसायिक औचित्य के अनुसार ट्रेनों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। 1 जून से 18 जून के बीच 660 अतिरिक्त ट्रेनों में 552 मेल एक्सप्रेस स्पेशल और 108 हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना काल में शहीद हुए 6 जवानों के परिवारों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में देश की सेवा करने वाले 6 शहीदों के परिवार को सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की मदद की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 3 वायुसेना अफसरों, दिल्ली पुलिस के 2 कर्मियों और सिविल डिफेंस सुरक्षा कर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने का फैसला किया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इन सभी ने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। जी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एसीपी स्वर्गीय संकेत कौशिक, जो दिल्ली के रजौकरी फ्लाईओवर पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी थी। किसी गलत तरीके से आ रहे वाहन को रोकने की कोशिश के दौरान दुर्घटना हुई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
हरियाणा पुलिस में निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, 465 पदों के लिए आवेदन शुरू है आज से। जी आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पद के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन हरियाणा कर्मचारी आयोग की तरफ से जारी किया गया है। हरियाणा पुलिस विभाग में ग्रुप सी के तहत होने वाली इस भर्ती में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2021 से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की 465 पोस्ट खाली है, जिनमें 400 पदों पुरुषों और 65 पद महिलाओं को भर्ती किया जाना है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जुलाई 2021 है। वहीं शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 जुलाई 2021 की है। और दोस्तों में अगली खबर में बात कर लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 2200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने के दाम 48,903 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही है और वहीं चांदी की कीमत में 1321 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 70,121 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि तेजी से बढ़ रहा है मानसून। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत इन हिस्सों के लिए जारी हुआ IMD अलर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को उत्तरी अरब सागर, गुजरात, सौराष्ट्र से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। इससे शनिवार को ये दक्षिण राजस्थान के कुछ और हिस्सों समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की संभावना है। एक लंबे समय तक चलने वाले चक्रवाती परिसंचरण के अगले सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक में रहने की उम्मीद है। इन चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले कुछ दिन दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ मानसून भी आगे बढ़ सकता है और इधर नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में बनी हुई है। झारखंड, बंगाल अगले 3 दिन और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब समेत अन्य हिस्सों में मानसून को पहुंचने में और 4 से 5 दिन लग सकते हैं। मानसून के दक्षिण पूर्वी हवा के प्रसार के कारण उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकतर नदियां उफान पर हैं। वहीं IMD ने बताया कि शनिवार को उत्तराखंड में कुल 80 से 100 मिमी बारिश हो सकती है। शनिवार से रविवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार हैं और इन क्षेत्रों में दैनिक बारिश के आंकड़े 50 से 80 मिमी तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज के साथ छिटपुट बारिश जारी रहेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।